सीतापुर के पुराने सरकारी अस्पताल में बहुत अजीब खामोशी थी, बिल्कुल गहरी खामोशी। उस गहरी खामोशी के बीच बाहर गिर रही बारिश की हर एक बूंद की आवाज साफ गूंज रही थी। बारिश के शोर में वो जर्जर इमारत ऐसी लग रही थी जैसे कोई थका हुआ बूढ़ा इंसान हो। उसी थकी हुई इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ड्यूटी रूम में डॉक्टर शिवकली अकेली बैठी थी। लगातार नाइट शिफ्ट के कारण शिवकली की आंखें नींद से बहुत ज्यादा भारी हो रही थी। नींद के उस भारीपन ने उसे लगभग सुला दिया था। तभी उसे एक अजीब सी और तेज गंध आई। ये बदबू किसी सड़े हुए मांस जैसी थी जो बंद दरवाजे के नीचे से अंदर रेंग रही थी। उस तीखी बदबू ने शिवकली के दिमाग पर ऐसा असर डाला, उसकी नींद एक झटके में टूट गई। आंख खुलते ही उसने देखा उसके कमरे की इकलौती ट्यूबलाइट अजीब तरह से टिमटिमा रही है। रोशनी के उस खेल से कमरे में बनती बिगड़ती परछाइयां बहुत ही डरावना माहौल बना रही थी। उसी डरावने माहौल के बीच बाहर कॉरिडोर से एक बहुत ही हल्की सी खुरचने की आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन के पत्थर को धीरे धीरे छील रहा हो। नाखूनों की उस खौफनाक आवाज ने शिवकली के शरीर में एक बहुत ही ठंडी सिहरन पैदा कर दी। डर के बावजूद उसने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हैंडल को पकड़ते ही उसने महसूस किया बाहर की हवा अंदर से कहीं ज्यादा सर्द थी। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा गाल पर रख दिया हो। चेहरे पर हुए उस ठंडे स्पर्श को नजरअंदाज करते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा था, कुछ मीटर के बाद सब कुछ एक काली धुंध में छुप रहा था। धुंध के बीच उसे कॉरिडोर के फर्श पर एक अजीब सी चमकती हुई लंबी काली लकीर दिखाई पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लकीर पानी नहीं बल्कि एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल था। वो तरल सीधा जनरल वार्ड के दरवाजे से निकलकर शिवकली के कमरे की तरफ बहता आ रहा था। ये खौफनाक नजारा देखते ही शिवकली के पैरों ने आगे बढ़ने से पूरी तरह से मना कर दिया था। अपनी ड्यूटी के एहसास ने उसे मजबूर किया कि वो टॉर्च उठाए और सीधा वार्ड तक जाए। पीली रोशनी में वो काली लकीर और भी अजीब लग रही थी, जैसे वो तरल खुद भी सांस ले रहा हो। उस तरल से नीली भाप उठी जिसने हवा में मुर्दे की सड़ांध को तेजी से घोल दिया। बदबू इतनी तेज थी शिवकली को अपना मुंह और नाक एक रुमाल से बहुत कसकर ढकना पड़ा। रुमाल से मुंह ढके हुए वो जैसे ही वार्ड तक पहुंची, अंदर का खौफनाक नजारा देखकर जम गई। कमरा एक शमशान जैसी शांति में डूबा हुआ था और कोई भी मरीज अपनी जगह पर हिल नहीं रहा था। बिना हिले लेटे हुए उन मरीजों के बीच एक बिस्तर खाली था। कोने वाला बिस्तर नंबर 7 नंबर का बिस्तर रामकिशन का था, जिसे गंभीर बीमारी के कारण कल ही अस्पताल लाया गया था। रामकिशन बिस्तर पर नहीं था, वो जमीन पर एक बहुत ही अजीब से तरीके से मुड़कर गिरा हुआ था। गिरे हुए रामकिशन के शरीर के चारों तरफ वही गाढ़ा तरल एक काले तालाब की तरह फैला था। काले तालाब के बीच पड़ा रामकिशन का शरीर किसी मुर्दे की तरह बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। बेजान शरीर को देखकर शिवकली को लगा कि उसकी मौत हो चुकी है और वो धीरे से आगे बढ़ने लगी। उसके कदम आगे बढ़ते ही जमीन पर पड़े उस बेजान शरीर की उंगलियों में अचानक अजीब हलचल हुई। ये हलचल भयानक थी। उसकी उंगलियों की हड्डियां एक एक करके उल्टी दिशा में मुड़ने लगी थी। हड्डियों के टूटने की उस आवाज ने रात के सन्नाटे को एक बहुत ही खौफनाक तरीके से चीर दिया। सन्नाटा टूटते ही रामकिशन का सिर घुमा और उसकी आंखें सीधे टॉर्च की रोशनी से आकर टकराई। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी,
वे पूरी तरह से एक खौफनाक सफेद रंग में बदल चुकी थी। सफेद आंखों वाले उस चेहरे के मुंह से काला झाग निकल रहा था, जो अब जमीन पर टपक रहा था। झाग के बीच रामकिशन के जबड़े अजीब तरह से खुले, जैसे वो कुछ चबाने की कोशिश कर रहा हो। ये नजारा देखकर शिवकली डर गई। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई और जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगी। लुढ़कती टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमने लगी और उसी घूमती रोशनी में एक नया सच सामने आया। सच ये था कि वार्ड के बाकी सारे मरीज भी अब अपने अपने बिस्तरों पर उठकर बैठ चुके थे। बैठे हुए उन सभी मरीजों की आंखें भी उसी सफेद रंग में चमक रही थी और झाग गिर रहा था। शिवकली समझ गई कि कोई भयानक बीमारी या शैतानी ताकत उन सभी को अपने कब्जे में ले चुकी है। कब्जे में आए वे सारे लोग अब एक साथ सिर घुमाकर दरवाजे पर खड़ी शिवकली को घूर रहे थे। अगले ही पल वे सभी अपने बिस्तरों से जमीन पर कूद पड़े, किसी जंगली जानवर की तरह। जमीन पर गिरते ही उन्होंने अजीब सी टूटी हुई चाल के साथ शिवकली की तरफ दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए उनके पैरों से हड्डियों के घिसटने की आवाजें आ रही थी, जो बहुत खौफनाक थी। डर ने शिवकली के खून को बर्फ कर दिया था, पर किसी तरह उसने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। पीछे मुड़ते ही उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसे सुरक्षित केबिन तक पहुंचना था। भागते हुए उसने सुना कि पीछे से आ रही खुरचने की आवाजें अब उसके बहुत ही करीब आ गई थी। उन आवाजों के साथ एक भयानक गुर्राहट भी थी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शैतान की थी। शैतानों की भीड़ से बचने के लिए शिवकली ने छलांग लगाई और अपने केबिन के अंदर गिर पड़ी। अंदर गिरते ही उसने फुर्ती से पीछे घूमकर दरवाजा बंद किया और लोहे की कुंडी चढ़ा दी। कुंडी की आवाज ने उसे पल भर के लिए झूठी तसल्ली दी कि वो अब पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तसल्ली सिर्फ 2 सेकंड की थी, क्योंकि अगले ही पल दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि वो पुराना लकड़ी का दरवाजा अपनी चौखट से बुरी तरह से हिल गया था। हिलते हुए दरवाजे के बाहर से अब एक नहीं बल्कि 20 लोगों के हाथ उसे खुरच रहे थे। नाखूनों से लकड़ी छिलने की तेज आवाजें आ रही थी, जो शिवकली के कानों को फाड़ रही थी। डर से कांपते हुए वो मेज के नीचे घुस गई और अपने दोनों हाथों से कान कसकर बंद कर लिए। कान बंद करने पर भी वो भयानक शोर उसके दिमाग के अंदर तक घुसकर उसे पागल सा कर रहा था। उस शोर के बीच उसे लगा जैसे बाहर खड़ा कोई इंसान उसका नाम धीमी आवाज में पुकार रहा हो। वो आवाज रामकिशन की थी, पर वो किसी इंसानी गले से निकली हुई बिल्कुल नहीं लग रही थी। उस अजीब आवाज ने कहा कि दरवाजा खोल दो डॉक्टर, हमें बस तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। ये सुनकर शिवकली के आंसू छलक पड़े। वो जानती थी कि बाहर अब कोई भी इंसान नहीं बचा था। ये डरावना सच उस पुराने दरवाजे की कमजोर होती लकड़ी में बहुत साफ दिखाई दे रहा था। लकड़ी में दरारें पड़ने लगी थी और उनके बीच से वो काली उंगलियां अंदर झांकने लगी थी। काली उंगलियों के नजारे ने शिवकली की सांसों को उसके गले में बुरी तरह से अटका दिया था। अचानक बिना किसी आहट के बाहर की सारी डरावनी आवाजें एक ही पल में पूरी तरह से रुक गई। रुकने के बाद जो खामोशी छाई, वो खामोशी उस शोर से भी कई गुना ज्यादा डरावनी और भारी थी। भारी खामोशी में शिवकली को अपनी तेज चलती सांसों की आवाज किसी हथौड़े की तरह सुनाई दी। 10 सेकंड बीत गए, फिर 20 सेकंड बीते, लेकिन बाहर से किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हुई। इस सन्नाटे ने शिवकली को सोचने पर मजबूर किया, शायद वे सब शैतान अब वहां से जा चुके हैं। यही सोचकर उसने धीरे से अपना सिर मेज के नीचे से बाहर निकाला और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अब भी अपनी जगह पर सुरक्षित था
और कमरे में सिर्फ उस ट्यूबलाइट की रोशनी थी। रोशनी के उसी खेल के बीच अचानक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कोई ठंडी चीज आकर गिरी। वह चीज एक गाढ़ी बूंद थी जिसने गिरते ही उसकी त्वचा को किसी तेज एसिड की तरह जला दिया। दर्द की एक भयानक लहर उसकी रीढ़ से उठी और उसने अपने कांपते हुए हाथों को गर्दन पर रखा। हाथ रखते ही उसे उसी चिपचिपे काले तरल का एहसास हुआ जो उसने वार्ड के फर्श पर देखा था। उस खौफनाक एहसास के साथ ही उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई और कमरे की छत को देखा। छत पर चिपका रामकिशन उसे अपनी सफेद आंखों से घूरते हुए एक बहुत भयानक मुस्कान दे रहा था। मुस्कान के साथ ही उसने छलांग लगाई और शिवकली की चीख उस अंधेरे अस्पताल में दफन हो गई। उस चीख के बाद सीतापुर का वो सरकारी अस्पताल हमेशा के लिए एक बहुत डरावना रहस्य बन गया।